हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में जहां हम डेली आपके 5 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तो आज का दिन आपका साइंस एंड टेक का है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपको आईएनएस ये आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी आईएनएस के बारे में इन स्टेटमेंट्स में बात हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं ये आपकी एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है जो कि प्रेजेंटली सर्व कर रही है इंडियन नेवी में। सेकंड में कह रहे हैं ये जो शिप है आपकी प्रोक्योर की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स से 2005 में और उसे कमीशन कर दिया गया था सर्विस में जून 2007 में। फोर्थ स्टेटमेंट में बात करें कि आपकी एक अकेली इंडियन नेवल शिप है जो कि यूएस से हमने प्रोक्योर की है। और लास्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं ये आपका विशाखापट्टनम में बेस्ड है जो कि आपका ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर आता है। तो ये 5 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहली ऑप्शन में बात हो रही है आईएनएस गज के बारे में, सेकंड में आईएनएस जलश्वा के बारे में, थर्ड में आईएनएस शल्की या फिर आईएनएस शंकुल। तो 4 ऑप्शंस यहाँ आपको दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक न्यूज भी आई थी। थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है आईएनएस जलश्वा। कंटेक्स्ट के बारे में बात करें, कहां से आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, तो रिसेंटली ही जो इंडियन नेवल शिप है ये आपके आईएनएस जलश्वा ये पहुंच चुकी है पोर्ट ऑफ अंजुआ जो कि आपके कोमोरोस में है। बेसिकली कैरी कर रही है कंसाइनमेंट ऑफ 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस। तो बेसिकली ये जो कंसाइनमेंट है ये हमारे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट द्वारा प्रॉमिस की गई थी जब वो कोमोरोस गए थे अक्टूबर 2019 में। ठीक है जी। तो एक तरीके की हमारे देश की तरफ से फूड असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड की गई है। तो ये कंसाइनमेंट हैंड ओवर करने के बाद आईएनएस जलश्वा आपकी और ट्रेवल करेगी, आपके मेडागास्कर के पोर्ट तक जाएगी जिसका नाम है पोर्ट ऑफ एहवाला, और वहां पर भी डिलीवर करेगी एक और कंसाइनमेंट ऑफ 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस एंड 1 लाख टैबलेट्स ऑफ HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि काफी देशों द्वारा यूज की जा रही है। हमारे इंडिया द्वारा काफी ज्यादा एक्सपोर्ट की जा रही है जो कि माना जा रहा है कि कोविड-19 को जो असर है वो काफी हद तक ये कम करती है। तो बेसिकली जो सेकंड कंसाइनमेंट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा प्रॉमिस की गई थी। साथ के साथ ही जो शिप है डिप्लॉय करेगी एक इंडियन नेवल ट्रेनिंग टीम वहां पर जो कि मेडागास्कर में कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे और जो वहां की स्पेशल फोर्सेज है उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे 2 हफ्तों के लिए। ठीक है जी। आईएनएस जलश्वा के बारे में बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है आपका, इंडियन नेवी में सर्व कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स से 2005 में प्रोक्योर किया था, 2007 में इसकी कमीशन कर दी गई थी। अकेली इंडियन नेवल शिप है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हमने प्रोक्योर की है। विशाखापट्टनम में बेस्ड है, ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर आती है। ईस्टर्न नेवल कमांड आपका 3 नेवल कमांड्स में से एक है जो कि आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बेस्ड है। ये कमांड बेसिकली जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके सभी नेवल फोर्सेस में जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में है एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन एंड न्यू नेवल एस्टैब्लिशमेंट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसका स्थापना के बारे में बात करें तो मार्च 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और बेसिकली आपकी कमांड की जाती है बाय 3 स्टार फ्लैग ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ वाइस एडमिरल। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स डिटेल्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है रेयर डिजीज से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं इसे हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। सेकंड में कह रहे हैं ये आपकी कैरेक्टराइज की जाती है बाय द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस, अर्थात कि अगर कोई दो सेम व्यक्ति सेम डिजीज से सफर कर रहे हैं तो हो सकता है उनके सिम्टम्स और साइंस यहाँ पर अलग अलग हों। ठीक है जी। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं कौन कौन सी इनकरेक्ट है। 4 कोड्स आपको यहाँ दिए गए हैं। जरूर पढ़ा होगा आपने रेयर डिजीज के बारे में, हमारे प्रीक्योर में भी काफी बार कवर हुआ है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट की आपकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के नाम से नहीं जानी जाती, ये आपकी ऑर्फन डिजीज के नाम से जानी जाती है। और ये डिजीज बेसिकली वही होती है जो कि बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करती है। तो जितनी भी आपकी रेयर डिजीज हैं मोस्टली जेनेटिक ही होती हैं और ये प्रेजेंट रहती है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में थ्रू आउट इट्स एंटायर लाइफ। ठीक है जी। सिम्टम्स कई केसेस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कई केसेस में बहुत देर बाद आते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे यूरोप में जो आपकी डिजीज है हम कह सकते हैं इसे डिसऑर्डर, ये डिफाइन की जाती है एज अ रेयर डिजीज जब वो अफेक्ट करती है लेस देन 1 in 2000 सिटीजन्स। ठीक है जी। जैसे कि हमने बात की कि रेयर डिजीज आपकी कैरेक्टराइज की जाती है बाय द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस, जो कि आपके 2 सेम पेशेंट होंगे जो कि सेम डिजीज से सफर कर रहे होंगे तो उनके साइंस और सिम्टम्स यहाँ पर अलग अलग होंगे। तो इसी की वजह से काफी कॉमन सिम्टम्स होते हैं
जिसकी वजह से मिसडायग्नोसिस के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, कुछ ऐसी कॉमन डिजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होनी जरूरी है। हेमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, प्राइम इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी जो कि बच्चों में पाई जाती है। तो एक बेसिक सी लिस्ट है जो आप अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। तो एक और खास बात कि इंडिया में किसी भी तरीके की परमानेंट डेफिनेशन नहीं है रेयर डिजीज से रिलेटेड, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास इतना एपिडेमियोलॉजिकल डेटा ही अवेलेबल नहीं है अबाउट दिस इंसिडेंस या फिर प्रेवलेंस। और यूनिवर्सली भी बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है रेयर डिजीज की। कंट्रीज अपने ही कंक्लूजन्स पर आई हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस यहाँ पर रखी हैं। जैसे यूएस से रिलेटेड ही बात करें तो वहां पर रेयर डिजीज आपकी डिफाइन की जाती है एज अ कंडीशन जो कि अफेक्ट करती है फ्यूअर देन 2 लाख पीपल। और इंडिया में भी आपकी यही डेफिनेशन यूज की जाती है बाय द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसऑर्डर्स, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है क्या इंडिया में इसकी डेफिनेशन है या नहीं, तो आपको क्लियरली अब आप करेक्ट ऑप्शन वहां पर मार्क कर सकते हैं। आई होप आपने यहां पर भी करेक्टली मार्क की हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है हीलियम से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं आपकी कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, इनर्ट, मोनोटॉमिक गैस है। सेकंड में कह रहे हैं आपकी सबसे पहली नोबल गैस आती है जब आपका जो नोबल गैस का ग्रुप रहता है पीरियोडिक टेबल में, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे एक कॉलम आता था जहां पर सारी आपकी नोबल गैसेस लिखी होती थी पीरियोडिक टेबल में। थर्ड में कह रहे हैं जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है सभी एलिमेंट्स में। और फोर्थ में कह रहे हैं जो इंडिया का राजमहल वोल्केनिक बेसिन है वो आपका स्टोर हाउस माना जाता है हीलियम के लिए। 4 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं। हीलियम से रिलेटेड आपको बतानी है कौन कौन सी करेक्ट है बेस्ड ऑन दिस फॉलोइंग कोड्स। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए और करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। कंटेक्स्ट के बारे में बात करें क्यों ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हीलियम की जो इंपोर्ट्स हैं जो इंडिया इंपोर्ट करती है तो काफी हेवीली इंपोर्ट करती है, क्योंकि सिर्फ बलून्स में ही यूज नहीं होता, एक की इंग्रेडिएंट है इंडिया की हाई टेक्नोलॉजी में। और काफी ऐसे सोफिस्टिकेटेड मेडिकल डायग्नोसिस हैं जहां पर हीलियम का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो इंडिया का जो मोस्टली इंपोर्ट्स हैं वो यूएस से ही करती है, बट यूएस यहाँ पर अपीयर हो रहा है कि वो अपने कुछ एक्सपोर्ट्स कट ऑफ करेगा ऑफ हीलियम सिंस 2021। तो इसमें जो इंडियन इंडस्ट्री है उनको हो सकता है यहाँ पर लॉसेस बियर करने पड़ सके। हीलियम के बारे में बात करें, केमिकल एलिमेंट है आपका जिसका सिंबल He है, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर इसका 2 है। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है सभी एलिमेंट्स में। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें कि हीलियम के रिजर्व्स इंडिया में हैं या नहीं, तो इंडिया का जो राजमहल वोल्केनिक बेसिन है तो उसे माना जाता है कि वो आपका स्टोर हाउस है हीलियम का, जो कि ट्रैप्ड है वहां पर फॉर द बिलियन ऑफ ईयर्स सिंस द वेरी बर्थ ऑफ आवर अर्थ फ्रॉम द सन। अभी प्रेजेंटली जितने भी रिसर्चर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस बेसिन की मैपिंग की जा सके ताकि फ्यूचर एक्सप्लोरेशन और हार्नेसिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो एक्सटेंसिवली वहां पर कंडक्ट की जा सके। इंडिया को हीलियम की क्यों जरूरत है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि ज्यादातर जो हीलियम है वो आपका इंपोर्ट किया जाता है यूएस से, वर्थ 55,000 करोड़। तो सोचिए अगर हमारे पास ही अपना हीलियम रिजर्व होगा कितना पैसा यहाँ बचेगा, ठीक है जी। और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चला है उसमें भी एक स्टेप हम आगे ले सकते हैं। तो बेसिक सी डिटेल्स थी जो कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी जरूरी है, और भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग यूजेस ऑफ हीलियम। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झुरन फॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, या एक कोल से रिलेटेड है, लाइमस्टोन से रिलेटेड है, कोरल से रिलेटेड है, या फिर ये आपका आयरन से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि आपका आयरन से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली ही क्या हुआ है कि बेसिकली जो नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर है, अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है, तो 2004 में उसने क्या पाया कि कुछ स्मॉल स्फीयर्स थे आपके उस प्लेनेट में जिनका नाम रख दिया गया मार्शियन ब्लूबेरीज। तो उनकी काफी रिजेंबलेंस है, सिमिलर फॉर्मेशन हमारे इंडिया के कच्छ रीजन में भी पाई जाती है। तो मार्शियन ब्लूबेरीज क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी जो वो रोवर था उसके जो मिनी स्पेक्ट्रोमीटर्स थे उन्होंने स्टडी की उसकी मिनरलॉजी और नोट किया कि वो आपके बनते हैं आयरन ऑक्साइड कंपाउंड से जिन्हें हम हेमेटाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट की बात क्या है कि जो प्रेजेंस है हेमेटाइट्स की वो सजेस्ट करती है कि मार्स में आपका वाटर भी प्रेजेंट था। तो बेसिकली क्यों ये माना जाता है, क्योंकि एक वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेशन मैकेनिज्म है जो आपकी हेमेटाइट कॉन्क्रीशन का, वो है आपकी प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्विस फ्लूइड्स।
और हेमेटाइट आपका माना जाता है कि वो आपका फॉर्म करता है इन द ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। तो इससे यहाँ पर इन्फर किया जा सकता है कि आपके मार्स में भी वाटर प्रेजेंट होगा। तो इसमें इंडियन रिसर्चर्स जो हैं वो आपके कंडक्ट कर रहे हैं स्टडीज, ताकि हेमेटाइट कॉन्क्रीशन से रिलेटेड इन कच्छ रीजन, जिसे वो झुरन फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है आपकी बहुत पुरानी है, 145 टू 201 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और डिटेल्ड जियोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस वहां पर की जा रही हैं, ताकि रिवील किया जा सके किस तरीके से वो रिजेंबल करती हैं जो कि हमने मार्स में पाई हैं। ये बेसिक सी फोटोज हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा ये आपके कच्छ रीजन की है और ये आपके मार्स की है। ठीक है जी, तो बेसिक डिटेल्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर। तो यहां बात हो रही है साउंडिंग रॉकेट से रिलेटेड। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। सबसे पहले मैं कह रहे हैं ये आपकी 1 या फिर 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर प्रोबिंग द अपर एटमॉस्फेरिक रीजंस एंड फॉर स्पेस रिसर्च। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं वो जनरली स्टे करते हैं बिटवीन 400 किलोमीटर्स एंड 1600 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोड्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। लास्ट वीक ही हमने अपने प्री क्योर में आपके साउंडिंग रॉकेट्स का टॉपिक डिस्कस किया था, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ये इनकरेक्ट बताया गया है यहाँ पर कि ये जो आपके रॉकेट्स हैं, साउंडिंग रॉकेट्स हैं, ये स्टे करते हैं बिटवीन 400 टू 1600। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके स्टे करते हैं बिटवीन 40 किलोमीटर्स एंड 60 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इससे ऊपर अगर ये जाएं तो ये वहां पर ब्लास्ट कर सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, इसरो ने लॉन्च किया आपकी एक साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम है RH560, ताकि वो स्टडी कर सके न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स को। तो बेसिकली जितने भी आपके रॉकेट्स रहते हैं इस तरीके के, हम उनसे रिसर्च रॉकेट भी कहते हैं। और ये आपके 1 या फिर 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स रहते हैं जो कि आपके अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स को रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, वहां पे स्पेस रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो ये काफी इजी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म्स की तरह सर्व करते हैं, ताकि जितने भी आपके प्रोटोटाइप्स हैं उन्हें वहां पे टेस्ट किया जा सके, जो कि नए कंपोनेंट्स या नए सब सिस्टम्स हमारे यूज किए जाएंगे लॉन्च व्हीकल्स या सैटेलाइट्स में। तो रेंज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और जैसे कि हमने बात की कि अगर आपके 160 किलोमीटर से अबव हाइट पर जाएं तो ये हो सकता है कि ये बस्ट कर जाएं। तो इसरो ने कब शुरू की थी आपकी इस तरीके की साउंडिंग रॉकेट्स की लॉन्चिंग? तो वो शुरू हुई थी 1965 से। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना जरूरी है। तो काफी एक्सपीरियंस यहाँ गेन हो चुका है इंडिया का, और 1975 में भी काफी आपके साउंडिंग रॉकेट्स थे, एक्टिविटीज उनकी शुरू की गई थी अंडर द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम, जिसमें आपका RH75। तो बेसिकली जो डायमीटर है of 75 mm was the first truly Indian sounding rocket, which was followed by RH100 and RH125 rockets। ये जो सीरीज है आपकी साउंडिंग रॉकेट्स की, इन्हें हम रोहिणी सीरीज कहते हैं, विद RH200, 300, 560, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो नंबर जो रहता है आपका बेसिकली उसके साथ, वो स्टैंड करता है फॉर द डायमीटर ऑफ द रॉकेट इन द मिलीमीटर्स। ठीक है जी, तो बेसिक डिटेल्स थी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। साउंडिंग रॉकेट्स का टॉपिक जो है हमने एक्सटेंसिवली आपके प्रीक्योर में भी कवर किया है, आप वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। आई होप आपने आज सारे क्वेश्चंस करेक्टली मार्क किए हों, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली ये इनिशिएटिव फॉलो करते रहिए। प्रीलिम्स का समय नजदीक आ रहा है, जितने आप इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आप रिटेन कर पाएंगे और उतना ही बेहतर आपका स्कोर प्रीलिम्स में आएगा। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।